साथियों नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अपवर्तक, जिसको फैक्टर कहते हैं। अपवर्तक का क्या होते हैं अपवर्तक? यदि आपको कोई संख्या दी जाए, उस संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वे सभी संख्याएं उस दी गई संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। इसको आप दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वो सभी संख्याएं उस दी गई संख्या के अपवर्तक होते हैं। आइए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में कहा गया है, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। हम यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ हमने एक संख्या लिख ली और इधर उस संख्या के अपवर्तक लिख लेंगे। संख्या जैसे हमने अगर एक ली, तो एक में किस किस संख्या का भाग जा सकता है? एक में सिर्फ एक का ही भाग जाएगा पूरा पूरा। आप ये जानते हैं, पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो एक का भाग सिर्फ एक में जाएगा। हम अगर आप दो की बात करें, दो में किस किस संख्या भाग जाएगा? एक का और दो का। एक का भी भाग चला जाएगा और दो का भी भाग चला जाएगा। इसी प्रकार हम अगर तीन ले लें तो तीन में किसका किसका भाग जाएगा? एक का और तीन का। अगर हम यहाँ चार ले लें, चार में किसका किसका भाग जाएगा? एक का, दो का और चार का। चार पूरी पूरी किससे विभाजित होगी? एक से विभाजित हो जाएगी, दो से, और चार से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। अगर हम यहाँ मान लीजिए 12 लेते हैं, तो 12 किससे किससे पूरी विभाजित होगी? एक से हो जाएगी, फिर दो से हो जाएगी, तीन से हो जाएगी, चार से पूरी विभाजित होगी, चार पर 6 से भी विभाजित होती है, और 6 के बाद 12 स्वयं 12 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ जो हमने अपवर्तक लिखे हैं और एक तरफ संख्या लिखी है, यहाँ कुछ निष्कर्ष निकल रहे हैं। उन निष्कर्षों को हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि प्रत्येक संख्या का अपवर्तक यानी कि फैक्टर एक जरूर आया हुआ है, 1 जरूर होता है। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक एक होता है। ये एक निष्कर्ष निकल कर आया है यहाँ से। दूसरा निष्कर्ष आप देख रहे होंगे, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। यहाँ एक लिखा है तो एक लिखा है, इधर भी यहाँ 2 आया हुआ है तो यहाँ भी 2 लिख लिया अपवर्तक में। 3 संख्या अगर है तो उसका अपवर्तक 3 है, 4 है तो उसका अपवर्तक 4 है, और अगर 12 लिखा हुआ तो उसका अपवर्तक 12 है। यानी कि प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। एक निष्कर्ष यहाँ से ये निकला। फिर आप एक चीज और देख रहे होंगे, यहाँ जो संख्या लिखी हुई है, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक या तो उस संख्या के बराबर या उससे छोटा है, उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का अपवर्तक उस संख्या के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। आप देख रहे होंगे यहाँ सभी अपवर्तक दी की संख्याओं से छोटे हैं। 12 के अपवर्तक 12 से छोटे हैं, 4 के अपवर्तक 4 के बराबर या 4 से छोटे हैं, 3 के अपवर्तक 3 के बराबर या 3 से छोटे हैं। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या के बराबर अथवा उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। अपवर्तक की परिभाषा और हमने जो उदाहरण लिए थे, उन उदाहरणों के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। उन निष्कर्षों को हम बिंदुवार देख लेते हैं। यहाँ निष्कर्ष दिया गया है, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। हमने एक उदाहरण और ले लिया है। यहाँ 40 के अपवर्तक लिखे हुए हमने। 40 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। आप देख रहे हैं एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, तो यहाँ भी एक अपवर्तक है। दूसरा है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। यहाँ 40 लिखा हुआ है और 40 का अपवर्तक स्वयं 40 भी लिखा हुआ है। इसका अर्थ सीधा सा ये हुआ, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। निष्कर्ष अगला है, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या के बराबर, आप देख रहे हैं 40 का अपवर्तक 40 के बराबर है अथवा उससे छोटा है। किसी भी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से बराबर या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। अगला निष्कर्ष है, किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित या सीमित होती है। यहाँ आप देख रहे हैं 40 के अपवर्तक निश्चित रूप से काउंट कर सकते हैं। ये असीमित नहीं है, परिमित है, लिमिटेड है। इनको आप गिन सकते हैं कि किसी संख्या के अपवर्तक कितने हैं, ये आप ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये निष्कर्ष और अपवर्तक की परिभाषा समझ में आई होगी। साथियों, अब हम सीखेंगे समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में कॉमन फैक्टर कहते हैं,
क्या होते हैं। यहाँ हमने एक तरफ संख्या लिखा हुआ है और एक तरफ अपवर्तक लिखा है। हमने पहली संख्या ली है 48। अपवर्तक आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं अपवर्तक क्या होते हैं। किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए या कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं उस दी गई संख्या की अपवर्तक होती हैं। तो 48 में 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये अब 48 के अपवर्तक हो गए। हमने अगली संख्या 64 ली हुई है, 64 ली है। इस 64 में आप देख रहे हैं 1 2 4 8 16 32 और 64 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये इसके अपवर्तक हो गए। अगली संख्या हमने 72 ली है, 72 ली है। 72 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा, या 72 किससे पूरी पूरी विभाजित होगी, वो संख्या है 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72 इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब महत्तम समावर्तक हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। आप यहाँ कुछ संख्याएं देख रहे होंगे जो तीनों संख्याओं के अपवर्तकों में कॉमन है, तीनों संख्याओं के अपवर्तकों में दी गई हैं। वो संख्याएं आप लिख लीजिए। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं आप देख रहे होंगे। एक तीनों जगह आया हुआ है तो हमने एक लिख लिया। एक के बाद ऐसी कौन सी संख्या है अगली, आप देख रहे हैं 2 जो है वो तीनों जगह दी गई है, तो हमने 2 लिख लिया। 2 के बाद आपके 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 लिख लिया। 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 48 और 72 के समावर्तक में है, लेकिन 64 के समावर्तक में नहीं है, तो हमने 3 नहीं लिखा। अब आप देख रहे हैं 8 जो है, 8 यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह है, तो 8 लिख लिया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं के अपवर्तकों में शामिल हो। अब आप देख रहे हैं जो आपको ये संख्याएं मिली हैं 1 2 4 और 8 जो तीनों संख्याओं के अपवर्तक में शामिल थी, यही संख्याएं इन संख्याओं के लिए समावर्तक का कार्य करेंगी, इनके लिए समावर्तक है। अब समावर्तक की परिभाषा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगी, आपको संख्या दी गई थी 48 64 और 72। इन 3 संख्याओं का समावर्तक क्या होगा। समावर्तक के लिए कम से कम 2 संख्याएं चाहिए होती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तकों में शामिल सार्व अपवर्तक ही दी गई संख्या के समावर्तक कहलाते हैं। इन उदाहरणों से हमें उभयनिष्ठ अपवर्तक इन तीनों संख्याओं के लिए ये मिलते हैं 1 2 4 और 8। तो परिभाषा यहाँ से निकलती है समावर्तक के लिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्व या उभयनिष्ठ अपवर्तकों को दी गई संख्याओं का समावर्तक कहते हैं। ये समावर्तक की परिभाषा हो गई। समावर्तक कैसे ज्ञात करते हैं ये आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ भी गए होंगे। उम्मीद है समावर्तक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, अब हम सीखेंगे महत्तम समावर्तक, जिसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या होता है, हमने यहाँ अभी संख्या लिखी है और उनके अपवर्तक लिखे हुए हैं। इन संख्याओं के अपवर्तक लिखने के बाद हमने जो संख्या आपको दी गई है 48 64 और 72, इनके समावर्तक लिखे हैं। समावर्तक क्या होते हैं आपको बता चुका हूं, फिर समझ लेते हैं। समावर्तक दी गई संख्याओं के अपवर्तकों में जो संख्याएं उभयनिष्ठ होती हैं, सार होती हैं या कॉमन होती हैं, तीनों जगह संख्याएं अगर 3 दी गई तो तीनों जगह संख्या हो अपवर्तकों में, वे संख्याएं दी गई संख्या के लिए समावर्तक होती हैं। तो आपने यहाँ देखा 1 2 4 और 8 ऐसी संख्याएं हैं जो इन तीनों संख्याओं के अपवर्तकों में शामिल है। समावर्तक लिख लिया। अब हमने लिखा महत्तम। महत्तम मतलब तो बड़े से बड़ा या सबसे बड़ा कह सकते हैं। महत्तम में सबसे बड़ा हो गया और समावर्तक लिखा है। तो इन संख्याओं के जो हमने समावर्तक लिखे हैं, इनमें महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा समावर्तक आप देख रहे हैं यहाँ 8 लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात ये हो गई, दी गई संख्याओं के समावर्तकों में सबसे बड़ा समावर्तक ही दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहलाता है, जिसको शॉर्ट में मासा हम लोग कहते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। आप अब समझ गए होंगे कि महत्तम समावर्तक या क्या होगा। दी गई संख्याओं के समावर्तकों में सबसे बड़ा समावर्तक, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक समावर्तक कहलाता है। यहाँ हमने महत्तम समावर्तक की परिभाषा लिखी हुई है 2 या 2 से अधिक
दी हुई संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक उन संख्याओं का, यानी कि दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक, जिसको मासा शॉर्ट में कहते हैं, मासा कहलाता है। इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, अभी आपको बताया था, फिर समझ लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती हैं, महत्तम समावर्तक या मासा कहलाता है। उम्मीद है आपको महत्तम समावर्तक या मासा टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। साथियों, हम लोग सीख रहे हैं महत्तम समावर्तक, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, शॉर्ट में मासा कहते हैं या HCF भी कहा जाता है। महत्तम समावर्तक क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग सीख चुके हैं। महत्तम समावर्तक से पहले अपवर्तक और समावर्तक भी सीख चुके हैं। अब हम लोग महत्तम समावर्तक ज्ञात कैसे करते हैं ये सीखेंगे। एक तरीका तो सीधा सा ये था जो आपने परिभाषा के साथ देखा था, आप अपवर्तक लिख लेंगे। उन अपवर्तकों में जो कॉमन फैक्टर होंगे, सार्व अपवर्तक होंगे, उनमें सबसे बड़ा अपवर्तक लिख लेंगे, वही हमारा महत्तम समावर्तक हो जाता है। इसके अलावा विधियां कुछ और होती हैं, उनको हम देखते हैं। महत्तम समावर्तक या मासा ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है, इसका एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। हमने दो संख्याएं ले ली यहाँ 36 और 45। हमने एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल ले लिया 36 व 45 का मासा ज्ञात करना है हमको। कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। ये आपको अगर ज्ञात करना हो कैसे ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ 36 लिख लिया। जो आपने संख्या लिखी, इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड 36 के क्या हो जाएंगे, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। 36 के गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड ही आपको करने हैं। 3 का 9, दूनी 18, दूनी 36। आगे देखो 45। अब इस 45 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, क्या हो जाएंगे, 3 3 9 और 45। यहां हमने कर दिए 5 दिए 15 दिए 45। हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब क्या करते हैं, मासा ज्ञात करने के लिए हमें जो सार्व गुणनखंड है, वो वहनिष्ठ गुणनखंड है दोनों संख्याओं में, उनको लिखना होगा। 36 व 45 का मासा जब ज्ञात करेंगे तब क्या करेंगे, जो इन संख्याओं के ये गुणनखंड हमने लिखे हैं, इनमें जो सार गुणनखंड है वो लिख लेंगे। सार का मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं 2 ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं लिखा है, तो हम 2 सार नहीं मान सकते। सार मतलब जो दोनों जगह हो, ऐसी कौन कौन संख्या है। आप देख रहे हैं 3 2 बार यहाँ भी आया हुआ है और 2 बार यहाँ भी आया हुआ है, तो ये 3 ही लिख लेंगे। 2 बार हम यहाँ पर 3 और गुणा लगा देंगे 3, इनका गुणा कर देंगे। 3 और 3 का गुणा 9 आ गया, तो ये 9 ही हमारा 36 और 45 का महत्तम समावर्तक हो गया। इस प्रकार हम महत्तम समावर्तक बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जितनी संख्या आपको दी गई हो, 2 दी गई हो, 2 से अधिक भी हो सकती है, तो जितनी संख्या आपको दी जाए उनके अभाज्य गुणनखंड में जो सारनिष्ठ या उभयनिष्ठ कहते हैं, जिसको कॉमन कहते हैं, गुणनखंड हम लिख लेंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो हमको गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी वो संख्या महत्तम समावर्तक होगी। एक उदाहरण और देखते हैं गुणनखंड विधि पर। 12, 15 व 18 का मासा हमको अगर ज्ञात करना है तो हमने क्या किया है, 12, 15 और 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूना 4, 3 12, 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5 और 18 के लिए हो जाएंगे 2 3 6 3 18। अब हमें इन तीनों संख्याओं का 12, 15 और 18 का मासा ज्ञात करना है। मासा क्या होता है, जो आपने गुणनखंड किए हैं, इन गुणनखंड में एक संख्या ऐसी होगी जो सभी जगह होगी। एक कम से कम होगी, नहीं तो एक से अधिक भी हो सकती है। तो आप यहां देखिएगा 3 यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। कम से कम एक बार तो आया हुआ है, तो ये 3 हमारा इन दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक या मासा हो गया। इस प्रकार हम दी गई संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं।
यहाँ एक उदाहरण और लेते हैं और एक चीज और समझ लेते हैं। हमने दी गई संख्याओं के गुणनखंड किए, जैसे हमने दो संख्या ले ली, एक संख्या ले ली 16 और एक ले ली 15। हमें इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है, का मासा आपको पता करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? आप 16 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 5। हमें यहाँ मासा ज्ञात करना है। मासा क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। अब आप देख रहे हैं यहाँ 3 लिखा है नीचे, लेकिन ऊपर 3 आया नहीं है, नीचे 5 है, ऊपर भी 5 नहीं आया, ऊपर 2 है, तो नीचे यहाँ 15 के गुणनखंड में 2 नहीं आया है। यानी कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों जगह हो, सार्वनिष्ठ हो या उभयनिष्ठ हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? आप जानते हैं प्रत्येक संख्या का वर्तक 1 होता है, ये आपको पढ़ाया गया था। तो हम यहाँ अगर 1 का गुणा कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख लेंगे 1 दोनों जगह आ गया है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई अभाज्य गुणनखंड करने के बाद भी कोई संख्या दोनों जगह ना हो या उभयनिष्ठ ना हो, उस स्थिति में 1 लिख लेते हैं और यही 1 इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो जाता है। उम्मीद है आपको इतना यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी विधि, जिसको हम भाग विधि कहते हैं, इस भाग विधि के माध्यम से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखेंगे। भाग विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमने एक उदाहरण दिया, 25 और 40 का भाग हमको ज्ञात करना है। क्या करते हैं? आपको जो संख्या दी गई है इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ 25 हमने लिख लिया और इसका भाग हम करेंगे 40 में। 25 का भाग जब 40 में दिया जाएगा तो 25 दूना 50 2 बार ज्यादा हो जाएगा, तो हमें एक बार देना पड़ेगा। 25 एकम 25। अब क्या करते हैं? घटाते हैं, या घटाइएगा तो 0 से 5 नहीं आएगा, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, हाथ से ले लेंगे। यहाँ हो गया 10, 10 से 5 गया 5 बचेगा, और यहाँ जहां से हाथ से ली जाती है वहां 1 कम हो जाता है, तो 3 रह जाएगा, 3 से 2 गया 1। जो शेष बचेगा वहां फिर से हम इस प्रकार भाग का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ भाज्य क्या होगा? किस संख्या में भाग देंगे? तो अभी हमने जिस संख्या से भाग दिया था वो संख्या लिख लेते हैं। हमने 25 से भाग दिया है तो 25 या बीच में लिख लिया जाएगा। अब इस 15 का भाग इस 25 में देंगे, 15 का भाग 25 में देंगे, एक बार चला जाएगा, 15 एकम 15 है। अब फिर से घटा लेंगे, यहाँ घटाया जाता है, तो 25 से 15 घटा लेंगे, अब 10 बचेगा। अब आपका यहाँ शेष 10 बच गया। जब तक शेष बचता रहेगा, शेष शून्य नहीं आता है, तब तक ये प्रोसेस हम करते रहते हैं। ये 10 बच गया, फिर से यहाँ भाग का चिन्ह लगा लेंगे। अब हमने यहाँ इस 25 में कितने का भाग दिया था? 15 का भाग दिया था, तो ये 15 यहाँ आ जाएगा। पिछली बार तुरंत जिस संख्या से हमने भाग दिया होता है वो संख्या यहाँ लिख ली जाती है। यहाँ 15 का हमने भाग दिया, 15 आ गया। अब क्या करेंगे? 10 का भाग इस 15 में देंगे तो एक बार चला जाएगा, 10 एकम 10 हो गया। फिर से घटा लेंगे, यहाँ घटाया जाता है, 15 से 10 घटा लेंगे, 5 बचेगा। शेष आपका अभी भी 0 नहीं आया है, तो फिर से इस जगह भाग का चिन्ह लगा लिया है यहाँ हमने। अब यहाँ क्या संख्या लिखेंगे? अभी हमने इस 15 में कितने का भाग दिया था? इस 10 का भाग दिया था, तो यहाँ 10 आ जाएगा। 10 हमने लिख लिया। अब 5 का भाग जब 10 में देंगे तो 5 दूना 10 हो गया। अब घटाएंगे तो शेष क्या बचेगा? 10 से 10 गया 0 बचेगा। जब ये शेष 0 आ जाए तो भाग देने की प्रोसेस बंद कर देते हैं। हमारा उत्तर आ गया है। हमने जब ये 0 आया है तो किस संख्या से भाग दिया था? यहाँ पर यहाँ हमने इस 5 से भाग दिया था, तो यही हमारा महत्तम समापवर्तक आ गया। इस 25 और 40 के लिए मासा हमारा क्या आ गया? मासा बराबर हमको मिल गया 5। ये हमारा उत्तर हो गया। साधारण भाग में हम जब भाग देते हैं तो भागफल हमारा इधर की संख्या आती थी, उत्तर ये हुआ करता है। लेकिन हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर रहे हैं चूंकि, इसलिए हमारा मासा यहाँ जो संख्या लिखी होगी, अंतिम बार हमने जिस संख्या से भाग दिया था वो संख्या हमारी दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होती है। इस प्रकार आप दी गई संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं। ये तो रही दो संख्याओं के लिए बात। ऐसा भी हो सकता है 2 से अधिक संख्याएं हो, उस कंडीशन में भी भाग इसी प्रकार ही हम करते हैं और संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ आपको संख्या दी गई 8 और 27 का मासा ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 8 का भाग 27 में देंगे, 8 का भाग 27 में देंगे तो 8 3 24 होता है, 3 बार चला जाएगा।
अब क्या करते हैं, घटाया जाता है, घटाइए 27 से आप 24 हटा लेंगे 3 बचेगा। अब क्या करते हैं, जो शेष बचे वहां फिर से भाग का इस प्रकार चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ भाज्य हमारा क्या होगा, किस संख्या में हम भाग देंगे, तो अभी हमने किस संख्या से भाग दिया, 8 से भाग दिया। जिस संख्या से पिछली बार भाग दिया होता वही संख्या यहाँ भाज्य बन जाती है। अब इस संख्या में भाग दिया जाएगा, 8 लिख लेंगे। अब 3 का भाग 8 में दिया जाएगा तो 3 दूना 6, 2 बार चला जाएगा। शेष अब आपका क्या बचेगा, घटाने पर 2 बच जाएगा, 8 से 6 घटा लेंगे 2 आ जाएगा। शेष 2 बच गया तो यहाँ फिर से भाग का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ क्या आएगा, भाज्य। अभी हमने किस 8 में किससे भाग दिया था, इस 3 से भाग दिया है, तो ये 3 हमारा यहाँ भाज्य के रूप में आ जाएगा। अब इस 2 का भाग जब 3 देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। घटा लीजिए, 3 से 2 गया, 1 बचेगा। 1 बचा होगा तो फिर से यहाँ भाग का चिन्ह लगा लेंगे इस प्रकार। अब यहाँ भाज्य क्या होगा, हमने इस 3 में किसका भाग दिया, इस 2 का। पिछली बार जिससे हमने भाग दिया होता है वही यहाँ भाज्य के रूप में आ जाता है। हमने 2 का भाग दिया तो यहाँ 2 आ गया। अब 1 का भाग जब 2 में देंगे तो 2 बार चला जाएगा, 2 एकम 2। अब जब घटाया जाएगा तो शेष हमारा 0 आ जाएगा। शेष हमको जब 0 प्राप्त हो जाए तो हमारी प्रोसेस बंद हो जाएगी, हमारा उत्तर आ चुका होगा। हमने ये जब 0 शेष आया है तो किस संख्या से यहाँ भाग किया था, इस 1 से भाग किया था। ये 1 ही हमारा उत्तर आ गया। इन 8 में 27 का मासा क्या आ गया, का मासा 1 आ गया है, 1 आ गया है। ये हमारा उत्तर हो गया। याद रखिएगा, ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है वो सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ये 8 और 27 हमारी यहाँ पर सह अभाज्य संख्या हो गई। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, वे वे 2 संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है, क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ हम सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा या महत्तम समावर्तक 1 होता है, 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने कुछ संख्याएं ली हैं, 8 और 9, इनका महत्तम समावर्तक 1 होगा। 15 और 16, इनका मासा भी 1 होगा। 3 और 7, 4 और 11 etc। यहाँ आप एक चीज देख रहे हैं, 8 एक सम संख्या है और 9 एक विषम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जोड़े में एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है तो भी महत्तम समावर्तक 1 हो सकता है। उम्मीद है आपको महत्तम समावर्तक और सह अभाज्य समझ में आ गया होगा। भाग विधि पर एक उदाहरण और देखते हैं जिसमें हम 2 से अधिक संख्या लेंगे। यहाँ हमने 2 संख्याओं को लेकर उदाहरण समझ लिया है। अगर 2 से अधिक संख्या होगी तब कैसे मासा ज्ञात करेंगे वो भी हम सीखेंगे। यहाँ हमने 3 संख्याएं ली हुई हैं। 3 संख्या हमारी है 48, 64 और 72। जब आपको 3 संख्याएं दी जाए तो आप कोई भी 2 संख्याएं लेकर 2 संख्याओं की भाग विधि के द्वारा मासा ज्ञात कर लेंगे, जो आप सीख चुके हैं। भी हम यहाँ 48, 64 और 72 में से हमने 2 संख्या उठा ली, एक 64 ले ली और एक 72 ले ली। इस 64 और 72 का हम मासा ज्ञात कर लेंगे। पहले किन्हीं भी 2 संख्याओं का, आपकी मर्जी है, जो संख्याएं आप इन 3 में से चाहें उनको ले सकते हैं। हमने यहाँ 64 और 72 ले लिया। दोनों बड़ी संख्या लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी आप ले कोई भी संख्या सकते हैं। आप 48 और 64 ले सकते हैं, 48 और 72 ले सकते हैं, 64 और 72 में से कोई भी 2 ले सकते हैं आप। तो मैं 64 और 72 को लिया। अब इन 2 संख्याओं को मासा ज्ञात कर लेंगे। 2 संख्याओं का जो मासा आएगा उस मासा का, और जो संख्या हमने छोड़ रखी है, यहाँ पर 48 छोड़ दिया है, उस मासा और इस 48 का मासा ज्ञात कर लेंगे तो जो हमको फाइनल मासा मिलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। 64 और 72 का मासा हमको ज्ञात करना है। 64 के बाद 72 देंगे, एक बार चला जाएगा। घटा लीजिए, 12 से 4 गया, 8 बचेगा। अब इस 8, यहाँ जब संख्या बचती है, शून्य के अलावा कोई भी संख्या बचे तो फिर से भाग का चिन्ह इस प्रकार लगा दिया जाता है। अब यहाँ भाज्य क्या होगा, हमने भाग किया था 64 से, तो 64 हमारा भाज्य हो गया। यहाँ 64 लिख लिया जाएगा। अब इस 8 का भाग 64 में करेंगे तो 8 बार चला जाएगा। 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, चला गया। शेष हमारा 0 आ गया। जब शेष 0 आ जाए तो भाग देने की प्रोसेस बंद कर देते हैं। तो यहाँ इस 64 और 72 का मासा 8 आ गया। 64 वो 72 का मासा कितना आ गया, 8 आ गया। अब इस मासा और हमने जो संख्या छोड़ी थी यहाँ पर
48 को छोड़ा था। इन दोनों संख्याओं का मासा दोबारा से ज्ञात कर लेंगे इसी विधि के माध्यम से। अब यहाँ 8 और इस 48 का मासा ज्ञात कर लेंगे, तो भाग करेंगे इस प्रकार। आप देख रहे हैं यहाँ 8 के भाग 48 में पूरा पूरा एक बार में ही चला गया। 8 6 48 होता है, 6 बार चला जाएगा। 8 6 48 हो गया, शेष आपका 0 आ गया। तो यहाँ इन तीनों संख्याओं के लिए मासा हमारा 8 आ गया। क्या आ गया? ये 8 आ गया। यहाँ इन दी गई संख्याओं का मासा आपको दिया गया 48, 64 और 72। इन तीनों संख्याओं का मासा 8 आ गया। इस प्रकार आपको संख्याएं जब 2 से अधिक दी जाए तो आप महत्तम समावर्त ज्ञात कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको महत्तम समावर्त ज्ञात करने की दोनों विधियां, भाग विधि और गुणनखंड विधि, समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अपने साथियों तक अधिक से अधिक पहुंचाइए, जिससे उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो, आगामी परीक्षाओं में उनको लाभ मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की ये श्रृंखला बहुत लंबी चलेगी। आपको एक एक टॉपिक समझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।